कल्पना कीजिए कि ईडी की टीम कहीं पर छापेमारी कर रही हो और उसे रोकने के लिए लोकल पुलिस को लेकर उस राज्य की मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंच जाएं। आपने ऐसा सीन शायद फिल्मों में भी नहीं देखा होगा। अभी जो फिल्म में लिखने वाले राइटर हैं, उनकी कल्पना भी यहां तक नहीं पहुंची है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ईडी की टीम जब आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी नाम की एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी के डायरेक्टर प्रतीक जैन के यहां छापेमारी कर रही थी, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई, स्वयं वहां पर पहुंच गई। उन्होंने न केवल ईडी के काम में हस्तक्षेप किया, बल्कि जबरदस्ती कई फाइल्स को अपने साथ ले गई। प्रतीक जैन तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल के हेड भी हैं और पार्टी के डिजिटल मीडिया का सारा कामकाज वही संभालते हैं। ये तस्वीर अभी यहां पर आप देख रहे हैं ममता बनर्जी के साथ, यही है प्रतीक जैन, ममता बनर्जी के बहुत करीबी हैं। और जिस कंपनी की बात हो रही है, इस कंपनी का नाम है आईपैक। ये एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव में जीत की रणनीति बनाती है। और यही कंपनी तृणमूल कांग्रेस को भी चुनावों के दौरान कंसल्टेंसी देती है। इसके अलावा और बहुत सारी रीजनल पार्टीज को और दूसरी पार्टियों को भी ये कंपनी पहले चुनाव जीतने के फॉर्मूले बताती रही है। चुनाव के दौरान ये कंपनी इन पार्टियों से कॉन्ट्रैक्ट लेती है और कहते हैं कि हम आपकी ऐसी रणनीति बना कर देंगे जिससे कि चुनाव में आप जीत जाएंगे। ये काम ये कंपनी करती है, यानी एक प्रकार की पॉलिटिकल डेटा कंपनी है। आज पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले के एक मामले में ईडी ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर छापेमारी की। तो ये एक कोयला घोटाले को लेकर छापेमारी हो रही थी। ईडी की छापेमारी कोलकाता में 6 स्थानों पर और दिल्ली में 4 जगहों पर हुई। और इस दौरान ईडी ने कोलकाता में प्रतीक जैन के घर और दफ्तर दोनों जगह पर रेड की। सबसे पहले ममता बनर्जी दोपहर करीब 12 बजे प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गई और ईडी के अधिकारियों से उन्होंने जबरदस्ती कुछ फाइल्स और हार्ड डिस्क अपने कब्जे में ले ली और फिर इन फाइल्स और हार्ड डिस्क को वो लेकर खुद चली गई। और ईडी के जो अधिकारी हैं वो देखते रह गए। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद होता है, अब मुख्यमंत्री खुद ये सारी फाइल और कागज लेकर चले जाएं तो भला उन्हें कौन रोकेगा। और मुख्यमंत्री के साथ वहां की लोकल पुलिस भी है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि दिल्ली से एक केंद्रीय जांच एजेंसी कोलकाता पहुंचती है, वहां पर वो छापेमारी करती है और ठीक उसी जगह पर उस छापेमारी को रोकने के लिए उस राज्य के मुख्यमंत्री लोकल पुलिस को लेकर वहां आ जाती हैं और वहां से कागजात लेकर चली जाती हैं। इसके बाद प्रतीक जैन के घर से ममता बनर्जी आईपैक नाम की इस पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी के दफ्तर पर पहुंची। वहां फिर से उन्होंने ईडी के काम में हस्तक्षेप किया, ईडी को रोकने की कोशिश की और फिर से ईडी अधिकारियों से काफी फाइल्स उन्होंने जबरदस्ती ले ली और फिर वो आईपैक के दफ्तर से भी कुछ फाइल्स लेकर चली गई। इस बार जो उन्होंने फाइल्स ली उनकी संख्या थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए ममता बनर्जी अपने हाथों में लेकर नहीं गई, बल्कि उन्होंने अपनी गाड़ी में इन फाइल्स को भर लिया और उसके बाद गाड़ी में रखकर ये फाइल्स वो चली गई। इस मामले में ईडी ने एक लिखित बयान जारी किया है जिसके मुताबिक कोयला घोटाले के पैसों को हवाला के जरिए आईपैक को दिया गया था और इसीलिए यह छापेमारी हो रही थी। छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप किया। पश्चिम बंगाल के पुलिसकर्मी भी ममता बनर्जी का सहयोग कर रहे थे, ऐसा ईडी ने अपने इस बयान में कहा है। और ईडी साफ साफ कहता है कि यह कोयला घोटाले को लेकर पूरा मामला चल रहा था। इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट वन हवाला ऑपरेटर लिंक्ड to layering of proceeds of crime of coal smuggling had facilitated transactions of tens of crores of rupees to IPAC Consultancy Private Limited. The persons linked to generation of coal smuggling proceeds, हवाला operators and handlers are covered in PMLA search. फिर उन्होंने आगे डेट बताई है और कुल मिलाकर मामला यह है कि हवाला का पैसा
इस आईपैक नाम की कंपनी के बैंक अकाउंट में आया है और उसी की जांच की जा रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये जांच कर रहे थे और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अलॉन्ग विद लार्ज नंबर ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स entered the residential premises of Pratik Jain and took away key evidences including physical documents and electronic devices। तो ईडी कह रहा है कि वो तो शांतिपूर्वक तरीके से अपना काम कर रहे थे, छापेमारी कर रहे थे। ममता बनर्जी आई, उनके साथ बड़ी संख्या में लोकल पुलिस के लोग थे और उसके बाद वो वहां से बहुत सारे एविडेंसेस यानी बहुत सारे सबूत, जिनमें कि कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी थे, उन्हें वहां से उठाकर चली गई। और ईडी के लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती ममता बनर्जी और वहां की पुलिस इन कागजात को लेकर वहां से गई है। ममता बनर्जी के हस्तक्षेप के बाद ईडी ने आज कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और इस याचिका पर कल यानी 9 जनवरी को सुनवाई होगी। आज ममता बनर्जी ने मीडिया से एक नहीं बल्कि दो बार बात की है। पहली बार प्रतीक जैन के घर के बाहर और दूसरी बार प्रतीक जैन के दफ्तर के बाहर। ममता बनर्जी का आरोप है कि ईडी उनके उम्मीदवारों की पूरी जानकारी और तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति को चुराना चाहती है, यानी पार्टी का जो पूरा पॉलिटिकल डेटा है उसे चुराना चाहती है, रणनीति चुराना चाहती है। देखिए उन्होंने क्या कहा। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? And he's taking away all my party documents. If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? And because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they are already attacked my IT office also. In fact, sector 5, I am going there also. तो आपने देखा ममता बनर्जी जब यहां पर खड़ी हुई हैं, उनके हाथ में फाइल्स हैं, ये वही दस्तावेज हैं, वही फाइल हैं जो ममता बनर्जी वहां से उठाकर लाई हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इन फाइल्स में और हार्ड डिस्क में ऐसा क्या था कि ममता बनर्जी ने एक नहीं बल्कि दो बार मीडिया से बात की। ऐसा इन दस्तावेजों में क्या है कि ममता बनर्जी पहले प्रतीक जैन के घर पर पहुंची और फिर आईपैक के दफ्तर पर भी पहुंच गई, प्रतीक जैन के दफ्तर पर पहुंच गई। एक नहीं दो बार एक राज्य की मुख्यमंत्री अपना सारा काम छोड़कर, लोकल पुलिस को अपने साथ लेकर एक बार प्रतीक जैन के घर जाती हैं, रेड को रोकने की कोशिश करती हैं, वहां से दस्तावेज ले लेती हैं, फिर प्रतीक जैन के दफ्तर में जाती हैं, फिर वहां से भी बहुत सारा जो कागजात हैं उन्हें अपने साथ लेकर चली जाती हैं। ऐसा इन कागजात में क्या है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को अपना सारा काम छोड़कर एक ईडी की रेड को रोकने के लिए जाना पड़ा। ममता बनर्जी बार बार यह दावा कर रही है कि ईडी तृणमूल कांग्रेस की चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारियां चुरा रही है। अब सवाल यह है कि इसमें क्या जानकारी ऐसी होगी, इसमें ऐसा कौन सा टॉप सीक्रेट होगा जो किसी को पता ही नहीं होगा। किसी भी पार्टी की जो रणनीति होती है, उसका जो चुनाव का डेटा होता है वो क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा यह होता है कि उस पार्टी के वोटर्स कौन कौन हैं, कहां कहां पर हैं, किस राज्य में कितने, किस क्षेत्र में, किस जिले में, किस गांव में, किस शहर में, किस जगह पर कितने वोटर हैं, कौन उन्हें वोट देते हैं, कौन कहां रहता है, क्या उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, कौन सा वोटर किस पार्टी को वोट देता रहा है। इसी प्रकार की जानकारियां होती हैं। और क्या होती है? ऐसी जानकारी तो चुनाव आयोग से भी किसी को भी मिल जाएगी और देश के लगभग हर पार्टी के पास अपने वोटर्स की पूरी लिस्ट होती है, दूसरे के वोटर्स की पूरी लिस्ट होती है और चुनाव आयोग ये लिस्ट खुद सबको देता है। अगर आज मैं और आप भी चाहें तो हम भी वो लिस्ट निकाल सकते हैं, अगर हम जानना चाहें तो इसमें ऐसी कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई कि अगर ये लिस्ट या इस प्रकार का जो पूरा डेटा है अगर वो किसी के हाथ लग भी जाए तो इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री को अपना दफ्तर छोड़कर यहां आना पड़े।
और फिर आखिर ईडी की कार्रवाई में एक मुख्यमंत्री का इस प्रकार से हस्तक्षेप करना, दस्तावेज, फाइल्स और हार्ड डिस्क को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना, यह कितना सही है? और अगर यह परंपरा भारत में शुरू हो गई तो केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं, ये तो फिर ऐसे किसी भी राज्य में कभी कोई कार्रवाई कर ही नहीं पाएंगी जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, इन्हें देश भर में काम करने का अधिकार होता है और ये एजेंसियां दशकों से ऐसे ही काम कर रही हैं। लेकिन क्या ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को अब एक अलग देश बना दिया है जहां केंद्रीय एजेंसियों को भी काम करने के लिए वहां बाकायदा वीजा लेना पड़ेगा, इजाजत लेनी पड़ेगी? आज ऐसा लगता है कि देश की केंद्रीय एजेंसियों को जो उनकी जो परिभाषा है उसे ममता बनर्जी मानती ही नहीं है। और पश्चिम बंगाल ने, आपको याद होगा, वर्ष 2018 में सीबीआई से अपना जनरल कॉन्सेंट वापस ले लिया था। इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की मंजूरी के बिना अब सीबीआई ना तो कोई रेड कर सकती है और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन उनके राज्य में कर सकती है और ना ही कोई एफआईआर कर सकती है। अब ईडी के कामकाज में इसी तरह का हस्तक्षेप अब किया जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही इस हस्तक्षेप करने के लिए ममता बनर्जी की आलोचना की है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता बनर्जी को ईडी के काम में हस्तक्षेप करने के बजाय अदालत जाना चाहिए था। ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये सारा देश देख रहे हैं, सिर्फ पश्चिम बंगाल की जनता नहीं, ये पूरा देश का सामने हमारा फेस लॉस हो गया। व्हाट इज हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल टुडे एंड व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन टुमारो, अभी ये जनता को सोचना चाहिए, पूरा देश को सोचना चाहिए, जो संविधान की कस्टडियन है उसको सोचना चाहिए। एक मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देते, चाहे किसी के उनके जितने करीबी हो। अगर ईडी सीबीआई कुछ करते हैं तो कानूनी लड़ाई, कानूनी जंग छेड़िए। आप तो खुद एसआईआर के चलते सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, तो ये ईडी सीबीआई और आईपैक के ऊपर जो हमला हुई उसके लिए भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए, एक साथ दोनों केस ले लीजिए। आपकी तिलस्मी बखूबी मालूम है, तिलस्मी दिखा के सबसे बचा लो खुद को और सारे आईपैक को बचा लो। अब सबसे हैरानी की बात यह है कि विपक्ष के यही बड़े बड़े नेता अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि हमारे देश में संविधान खतरे में है, हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है। अब ममता बनर्जी अदालत जा सकती थी, जो कानून का रास्ता है वो अपना सकती थी। जिस प्रकार से ईडी अब हाई कोर्ट गया है और हाई कोर्ट से ईडी ने कहा है कि आप हस्तक्षेप कीजिए इस मामले में, ममता बनर्जी को रोकिए, उसी प्रकार से ममता बनर्जी भी जा सकती थी और फिर वो देखती कि देश का कानून इसके बारे में क्या कहता है, हमारा संविधान ऐसी स्थिति के बारे में क्या कहता है। लेकिन उन्होंने एक प्रकार से कानून को अपने हाथ में ले लिया। तो आज बड़ा सवाल यह है कि क्या अब संविधान खतरे में नहीं है? क्या अब हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं है? अब हम आपको यह बताते हैं कि यह कोयला घोटाले का मामला है क्या, जिसके तहत यह पूरी कार्रवाई हो रही थी। ईडी के मुताबिक वर्ष 2020 में सीबीआई ने अवैध कोयला खनन घोटाले के मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी। इस घोटाले में अनूप माझी नाम का एक व्यक्ति मुख्य आरोपी है, जिसने अरबों रुपए के कोयले की तस्करी और अवैध खनन किया था, माइनिंग की थी। जांच के दौरान पता चला कि इस पैसे को एक हवाला ऑपरेटर के जरिए ट्रांसफर किया गया और उसी हवाला ऑपरेटर के जरिए इस आईपैक नाम की कंपनी को भी करोड़ों रुपए मिले हैं। और इसी कंपनी के डायरेक्टर प्रतीक जैन हैं, जिनके घर और दफ्तर पर यह रेड पड़ी है और इसीलिए प्रतीक जैन के घर और दफ्तर में ईडी ने यह छापेमारी की। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने बताया है कि कैसे आईपैक में हवाला के जरिए यह पैसा पहुंच रहा था। अनूप माझी नामक व्यक्ति जो कि इस कोल स्कैम में इन्वॉल्व है, उनके प्रमाइसेस, उनके ऑफिस इत्यादि में रेड हुआ। उस रेड में मालूम पड़ा कि एक हवाला का रैकेट भी इन्वॉल्व है और इसमें पीएमएलए का केस भी बनता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जब यह हवाला के चेन को देखा गया कि किस किस माध्यम से
हवाले के पैसे को आगे बढ़ाया जाता था, आगे भेजा जाता था, तो एक कंपनी सामने आई जिसका नाम है आईपैक, PAC। तो इस आईपैक कंपनी के प्रेमाइसेस में भी बंगाल में रेड हुआ। हमारे देश में वैसे तो कई पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म्स हैं जो अलग अलग पार्टियों के लिए काम करती हैं। ये जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं ये क्या करती हैं? देखिए, ज़्यादातर कंसल्टेंसी फर्म्स जो हैं वो डेटा माइनिंग करती हैं, वो अलग अलग पार्टियों के लिए चुनाव जीतने की रणनीति बनाती हैं और कहती हैं कि अगर आप हमें ये कॉन्ट्रैक्ट दे दें तो हम आपको चुनाव जितवा देंगे। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं बड़े बड़े करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। और हाल ही में ये नया फैशन चला है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चुनाव से पहले कोई ना कोई इस प्रकार की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी को हायर कर लेते हैं और कहते हैं कि भाई आप हमारे लिए ये रणनीति बनाइए कि हम चुनाव कैसे जीतें। तो आईपैक भी इसी प्रकार की एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो राजनीतिक दलों को, पार्टियों को अपनी रणनीति बनाने में मदद करती है। और इसकी स्थापना आप जानते हैं किसने की थी? इसकी स्थापना की थी प्रशांत किशोर ने। ये एक जमाने में प्रशांत किशोर की कंपनी हुआ करती थी। हालांकि कुछ वर्ष पहले उन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया था। और आईपैक किस किस के लिए काम कर चुकी है देखिए। आईपैक बिहार में नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ काम कर चुकी है। और आपको याद होगा प्रशांत किशोर भी अपने लेवल पर बहुत सारे पार्टियों को कंसल्टेंसी देते रहे हैं। दिल्ली में भी उन्होंने एक फोटो डाली थी कि उन्होंने दिल्ली में चुनाव जीतने में अरविंद केजरीवाल की भी मदद की थी। चुनावों की रणनीति बनाने के लिए जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने आईपैक को 2019 में 37.5 करोड़ रुपए दिए थे और उस समय तेलुगु देशम पार्टी ने आईपैक को 274 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया था। बिहार चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर कई बार दावा कर चुके हैं कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी करने के लिए उन्हें करोड़ों रुपए मिले थे। बीजेपी ने आईपैक पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आईपैक का शुरू से सब जगह घोटाला हुआ है। बिहार के भी चुनाव से पहले जन स्वराज पार्टी को आईपैक पैसा दे रहा था। ये हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आईपैक अपने आप को एक कंसल्टेंसी बताती है तो उससे तो जन स्वराज से पैसे लेने चाहिए थे। लेकिन बिहार चुनाव में 60 करोड़ रुपए से ज्यादा आईपैक ने प्रशांत किशोर को दिया था हमें हराने के लिए। तो आईपैक की जितनी भी डीलिंग है सब घोटाले हैं। ये लोग 2 नंबर का पैसा 1 नंबर करने का धंधा करते हैं। ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमें कहा गया है कि केंद्रीय एजेंसी के कामकाज में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाधा डाल रही हैं, इसलिए कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे और ईडी को काम करने की आजादी वहां पर मिले। याचिका में यह भी कहा गया है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं और इसीलिए यह छापेमारी कोयला घोटाले की जांच के लिए बेहद आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं कि आज कोलकाता में कितना बड़ा राजनीतिक ड्रामा हुआ है। लेकिन एक बड़ी बात है, हमारे देश में हाल ही में एक नया चलन चला है। राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं, पहले देखिए जनता की जो नब्ज थी वो हमारे देश के नेता ही समझ लिया करते थे। नेता इतने परिपक्व हुआ करते थे, इतने अनुभवी हुआ करते थे कि नेताओं को खुद पता होता था कि जमीन पर क्या चल रहा है। नेता ये समझ जाते थे कि जनता की नब्ज क्या है और नेता अपने दिमाग से, अपने हिसाब से, अपने अनुभव के आधार पर अपने मुद्दे तय करते थे। उसके बाद चुनाव की क्या रणनीति होगी वो तय किया करते थे। ये उस समय की बात है जब नेता जमीन से जुड़े होते थे, जब नेता आम जनता के टच में रहते थे, आम जनता से उनकी रोज बात होती थी, अपने क्षेत्र में रोज जाते थे, इसलिए उन्हें जमीन की सच्चाइयां पता होती थी। धीरे धीरे हमारे देश के जो नेता हैं वो जमीनी सच्चाई से दूर रहने लगे। ज्यादातर नेता सिर्फ सोशल मीडिया पर आ गए, सिर्फ वीडियो बनाने में व्यस्त रहने लगे। आजकल के जो नेता हैं वो वीडियो बनाना तो जानते हैं, सोशल मीडिया पर किसी चीज को कैसे ट्रेंड करना है इसके लिए उन्होंने आईटी सेल रखा हुआ है और टेक्नोलॉजी के जरिए ये सारी राजनीति हो रही है। अब आज के जो नेता हैं वो आम जनता से मिलते नहीं, वो गांव में, देहात में जाने से अब घबराते हैं क्योंकि बड़ी समस्या होती है। इसलिए अब बड़ी संख्या में नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने, बड़ी बड़ी पार्टियों ने इस प्रकार की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनियों को रखना शुरू कर दिया है।
कि भाई हमें तो पता ही नहीं है कि नीचे क्या हो रहा है। अब आप रणनीति बनाइए, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, आप देखिए कि कैसे में एक एक वोटर तक हम पहुंच सकते हैं और कैसे हम मुद्दों को बना सकते हैं। इसलिए सारे मुद्दे टेक्नोलॉजी के जरिए बनाए जाते हैं, सोशल मीडिया के जरिए चुनाव लड़ा जाता है। और ये जो सारी कंपनियां हैं आईपैक जैसी, ये इसी प्रकार की रणनीति बनाती हैं। अब कहा तो ये जाता है, हम कह नहीं सकते, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं इसका सही आंकड़ा आपको दे सकूं। कागजों पर तो यही बताया जाता है कि किसी ने 30 करोड़ दिए, किसी ने 50 करोड़ दिए कंसल्टेंसी के लिए, लेकिन असल में कहा यह जाता है कि इस प्रकार की कंसल्टेंसी के लिए ये कंपनियां 200, 250, 300 करोड़ तक लेती हैं, 500 करोड़ तक का खर्चा हो जाता है। और इसीलिए आपने सुना होगा कि बड़ी बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये चुनाव में कई सौ करोड़ रुपए खर्च करती हैं इस प्रकार की कंसल्टेंसी के लिए। बहुत सारी आईटी कंपनियों को हायर किया जाता है, बहुत सारी सोशल मीडिया कंपनियों को हायर किया जाता है ताकि वो एक माहौल बना सकें, और तब जाकर ये चुनाव जीता जाता है। अब अगर इन कंपनियों को 300, 400, 500 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जैसे कि आरोप लगते हैं, जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास भी इसका सबूत नहीं है, लेकिन सारी दुनिया जानती है, देश जानता है कि सैकड़ों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब आपको क्या लगता है कि इतने सैकड़ों करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये पार्टियां, सरकार तो दे नहीं सकती, क्योंकि सरकार किस खाते में से देगी? राजनीतिक पार्टियां देंगी। लेकिन राजनीतिक पार्टियां भी क्या सारा पैसा चेक के जरिए देती हैं, या फिर कुछ पैसा चेक में दिया जाता है और कुछ पैसा नंबर 2 में दिया जाता है, यानी कैश में दिया जाता है? तो यह भी हो सकता है कि जो चेक में दिया जाता है वो छोटा मोटा पैसा होगा, 30, 40, 50 करोड़, और बाकी का जो सारा पैसा है वो हो सकता है कि कैश में दिया जाता हो। यह भी एक संभावना हो सकती है कि बड़े बड़े जो नेता हैं वो अपने किसी और उद्योगपति को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको उन्होंने बहुत मदद की है, उससे किसी को कह दिया कि ठीक है भाई, इनके यहाँ 70 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ पहुंचा दीजिए, और इस प्रकार से हवाला के जरिए ये पेमेंट होने लगती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर कभी इन सारी कंपनियों की जांच हो और यह देखा जाए कि किस पार्टी ने इन्हें कितना पेमेंट किया है, कितना पेमेंट कैश में हुआ है, कितना पेमेंट चेक से हुआ है, और कौन सा पेमेंट कहां से हुआ है, मुझे यकीन है कि बहुत सारी जांच ऐसी अगर की जाएगी तो पता चलेगा कि ऐसे ऐसे लोगों ने इन कंपनियों को पेमेंट किया है जिनका राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है, जिनका इस तरह की कंपनियों से कोई लेन देन ही नहीं है, वहां से भी इन्हें पेमेंट आया होगा। अब इस समय की एक और बहुत बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश ने सुरक्षा